नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, हम लोग कॉमिक्स पढ़ रहे थे कम भक्त, और ये बाकेलाल की कॉमिक्स है। इसका पहला पार्ट मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है। पहले पार्ट में मैंने इस कॉमिक्स को 20 पेज तक कवर कर दिया था। अब इस पार्ट में इसके आगे कहानी को शुरू करते हैं। फिर राजवैद्य ने जैसे ही रानी स्वर्णलता की नाक में गंजे के बाल से तिनका किया, आ, छींके बंद हो गई। ये बाल 3 दिन तक महारानी जी की चुटिया में बांध कर रखना होगा। बाकेलाल, आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ। आज हम दोनों मिलकर सूजी का हलवा खाएंगे। और महाराज, मुझे तो आप कभी कुछ खिलाते ही नहीं। हाँ हाँ राजवैद्य, आज तो तुम्हें भी मिलेगा। मोटा बच्चू, तेरा हलवा तो अब बनाएगा राजा बतौर सिंह। हलवा खाने के पश्चात बाकेलाल ने अपनी योजना पर सोचना शुरू कर दिया। अब मैं विशालगढ़ में खड़े करूंगा कुछ ऐसे संकट जिन्हें केवल मैं ही हल कर पाऊंगा। मगर ऐसे संकट क्या हो? पशु बाजार से निकलते समय बाकेलाल की निगाहें जाकर ठहर गई ऊंटों पर। ओह, विशालगढ़ की उत्तर दिशा में विशाल रेगिस्तान है। इन ऊंटों को देखकर एक संकट पैदा करने की योजना का जन्म तो हो गया। ब्रुक ब्रुक, ऊंट ले लो ऊंट, तगड़े और जवान ऊंट। ब्रुक ब्रुक, हम 40 साल पुराने हैं और ये हमें जवान कह रहा है। ब्रुक, बेचने वाला और 40 साल बाद भी हमें जवान ही बताएगा। बेचने वाला और 40 साल बाद भी हमें जवान ही बताएगा। ढेचू, मैं हिंद। ऊँटों के मालिक के पास पहुंचकर बाकेलाल ने अपना परिचय दिया। फिर, इन सब ऊँटों का क्या लोगे? आप जो भी उचित मूल्य देंगे मैं ले लूंगा। मैं जानता था कि दुनिया में मूर्खों की कमी नहीं। ये सब तो बूढ़े ऊँट हैं। कम से कम ऊँटों की रंगाई पुताई का खर्चा तो निकलेगा। मैं तुम्हें इन सभी ऊँटों की मुंह मांगे कीमत दूंगा और ऊँट भी तुम्हारे पास ही रहेंगे। ऐसा क्या? ऊँट प्रसाद, तूने सुना? बूढ़े हम हुए हैं, सठिया ये गया है। हमें क्या? हाँ, बस तुम्हें मेरा एक कार्य करना होगा। आओ मेरे साथ। बाकेलाल उन्हें लेकर उत्तर के रेगिस्तान में पहुंचा। अब तुम्हें 3 दिन तक अपने ऊँटों को सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक यहाँ से वहां और वहां से यहाँ दौड़ाते रहना है। बस इतना सा काम। हाँ, ये लो ऊँटों की आधी कीमत। आधी कीमत कार्य पूरे हो जाने के बाद। मुझे मंजूर है। अब तुम अपने ऊँटों को चारा पानी दे दो ताकि ऊँट थकने ना पाए और ना ही अपने कार्य के बीच में उन्हें प्यास लगे। और तुम्हारे इस ऊँट को भी मैं जंगल में छोड़ दूंगा। फिर तो ये भी वापस मेरे पास पहुंच जाएगा। मेरे ऊँट बड़े स्वामी भक्त हैं। इन्हें जब भी बेचता हूँ ये वापस मेरे पास पहुंच जाते हैं। मैं इन्हें 25 सालों में 50 बार बेच चुका हूँ। बाकेलाल ने वन में पहुंचकर ऊंट को छोड़ दिया। जा, तू भी वापस जा। जल्दी क्या है, थोड़ा घास पत्ते चलकर जाऊंगा। और मैं भी जाता हूं वापस। बाकेलाल अभी कुछ ही कदम चला होगा कि अरे, ये तो गांजू देते हैं। गांजू देव की जय। हे गांजू देव, मेरा बाल इस समय रानी स्वर्णलता की चुटिया से बंधा है। मेरी सारी शक्ति उसी बाल में है। खोपड़ी के बाल के खोपड़ी के बाल के बिना मैं इतना शक्तिहीन हो गया हूँ कि सुबह नित्य कर्म से निपटने के लिए भी जोर नहीं लगा पाया। इसलिए पेट भी साफ नहीं हुआ। गायम चूर्ण से भी कोई फर्क नहीं पड़ा। हुन, तू ही बता दे कि अप्पा दा की हूँ। बू, तू मेरा परम भक्त है। तू चिंता ना कर गांजू देते। मैं तुझे मूसले आजम दूंगा जिसका सामना कोई भी नहीं कर पाएगा। तब तू जाकर रानी की चुटिया पर बंधा अपना बाल ले आना और कठफोड़ुआ से अपनी खोपड़ी में छेद करवा कर फिर उसे उसे फिर से उसमें प्रत्यारोपित कर देना। मैं ऐसा ही करूंगा गांजू दैत्य। तभी बाकेलाल गांजू दैत्य को रोककर गांजू देव की तपस्या करने की सोच सोच मैंने ही उसके दिमाग में भरी थी। ओह, ये तो आपने गांजू दैत्य से बहुत अच्छा सुचवाया। तू देखता जा बाके कि मैं किससे क्या क्या सुचवाता हूँ। कई बार मुसीबतें जहां से पैदा होती है वहीं पर उनका हल भी होता है।
वो मारा। ये गांजू दैत्य भी अब मेरी योजना का हिस्सा बनकर मेरा काम आएगा। बाके थोड़ा और आगे बढ़ा तो अरे, ये कौन है जो भैंस के आगे बीन बजा रहा है? पी, चांद सी महबूबा हो मेरी, कब ऐसा मैंने सोचा था। हाँ, तुम बिल्कुल ऐसी हो जैसा मैंने सोचा था। बीन बाधक भांसु, मैं तेरी पीपनी की तान और अपने रूप का बखान सुनकर प्रसन्न हुई। मैं तुझे भैंस राग में माहिर कर दूंगी, जिससे सभी भैंसें तेरी बीन की तान पर मोहित होकर केवल तुझे ही अपना दूध निकाले देंगी। इस प्रकार तो उनका दूध बेचकर सबसे अमीर दूधिया बन जाएगा। हाँ, भैंस की कुल देवी भैंसुरी, मैं भी यही चाहता हूँ, क्योंकि बीन बजाकर मैं अधिक नहीं कमा पाता हूँ। किंतु ये सब तभी होगा जब तू राजा विक्रम सिंह का दिमाग 3 दिन के लिए अपने बीन से बद दिमाग राग सुनाकर बद दिमाग कर देगा। एक बार उसने 3 बार मेरी एक भक्तन भैंस को काली कलुट्टी बैगन लुटी कह दिया था। ग्रर। तो फिर ठीक है, पहले मैं राजा का ही दिमाग ठिकाने लगाऊंगा। वो दृश्य देखकर और सारा वार्तालाप सुनकर बाकेलाल की प्रसन्नता का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहा था। वो मारा, एक और अपने आप ही समस्या पैदा हो गई। तभी सूर्य देवता पुनः प्रकट हुए। बाकेलाल, भैंसुरी को प्रसन्न करने की सोच मैंने ही भांसू के दिमाग में डाली है। सूर्य देवता, अगर मैं राजा बन गया तो आपका मंदिर अवश्य बनवाऊंगा। आहा, मंदिर, मेरा मंदिर, बड़े देवताओं जैसा मंदिर। बाकेलाल, मुझे विशालगढ़ के किसी अच्छे मूर्तिकार का पता तो बताता जा, ताकि मंदिर में स्थापित करने के लिए मैं उससे अपनी मूर्तियां बनवा कर रखूं। नगर में प्रवेश करते ही मूर्तिकारों की बस्ती है। अब मैं सीधा मुच्छड़ विक्रम सिंह के पास जाता हूं। बाकेलाल तुरंत विक्रम सिंह के पास पहुंचा। मगर आओ बाकेलाल, तुम अचानक कहाँ चले गए थे? मैं प्रजा के दुख सुख का हाल जानने के लिए नगर के भ्रमण पर गया था महाराज। किंतु तुम अपनी किंतु बाद में कहना, पहले इनकी परंतु सुन लो। ये लोग कौन है महाराज? ये तुम्हें मैं बताता हूँ बाकेलाल। मेरा नाम घबराजा सिंह है। मैं घबरा घाट का राजा हूँ। मेरे साथ आए सभी राजा महाराजा आसपास के ही राज्यों के हैं, जैसे राजा पसीना सिंह, राजा कपकपी, और इनका तो नाम ही राजा है, और जैसे ये राजा गंभीर, हम सब एक ही संकट से ग्रस्त हैं। और उस संकट का नाम है राजा बतौर सिंह, जो कभी भी हम पर टूट सकता है। क्या क्या नाम बताया? राजा बातौर सिंह। राजा बातौर सिंह, ओ, वो मारा। बाकेलाल, राजा बतौर सिंह ने हमारा एवं आसपास के दूसरे राज्य के राजाओं का भी जीना दूभर कर रखा है। हम लोग शांति प्रिय राजा हैं। किसी भी प्रकार के लड़ाई झगड़े से दूर रहना हमारी आदत है। खामाखा क्यों पीटे? जबकि बातौर सिंह हम सबको युद्ध के लिए आमंत्रित करने के ठान चुका है। आप अपने साथ युद्ध में पराजित होने वाले राजा को वो कैद करके ऐसे कारागार में डाल देता है जहां से शिक्षकों के पीछे से केवल उसका मुंह ही बाहर निकला रहता है। तब राजा रोज उनसे खूब सारी बातें करता है। जो उससे बातें नहीं कर पाता वो उससे युद्ध करता है। वरदान के कारण प्रत्येक युद्ध में राजा बातौर ही विजय होता है। हम इसलिए यहाँ आए हैं, हुनप्पा दे क्यों? बाकेलाल, इनकी मदद करके हमें राजा बातौर को सबक सिखाना ही होगा। उसका तो एक ही उपाय है महाराज, कि आप बातनगर जाकर उससे वाक युद्ध करें। किंतु मुझे बोलना कहाँ आता है बाकेलाल? जाना तो आपको ही पड़ेगा महाराज, क्योंकि राजा बातौर सिंह ने आपको निमंत्रण भेजा है। झूठा ही सही। मुझे? ओह महाराज, अब अगर संध्या तक आप वहां नहीं गए तो वो आपकी सेना लेकर यहीं पर आ धमकेगा और फिर वरदान की शक्ति से युद्ध में आपको पराजित कर देगा। जबकि हो सकता है वाक युद्ध में आप उसे परास्त कर दें। ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं बातनगर जाऊंगा, किंतु मेरे साथ तुम भी चलोगे बाकेलाल?
ठीक है महाराज, जैसे आपकी आज्ञा। किंतु अब तुम अपनी किंतु वाली बात पूरी करो। महाराज, उत्तर के राजा पुत्र ने अपनी विशाल सेना के साथ विशालगढ़ की सीमा पर डेरा डाल दिया है। मैं अभी अभी उसी ओर से आ रहा हूँ। शायद वो विशालगढ़ पर आक्रमण करना चाहता है। तभी सेनापति ने वहां पहुंचकर कहा, बाकेलाल का कहना ठीक है महाराज। बाकेलाल के कहने पर जब मैंने गुप्तचरों को उस ओर भेजा तो वहां शत्रु सैनिकों के घोड़े एवं ऊंटों के पांव से उड़ी धूल ही धूल थी। ओह, वो धूल उन्हीं ऊंटों के दौड़ने से वायु में फैली होगी। महाराज, इसके अलावा मुझे शंकर भगवान की भविष्यवाणी हुई है कि गांजू दैत्य विशालगढ़ में उत्पात मचाने आने वाला है। गांजू दैत्य? अभी इस भविष्यवाणी को थोड़ी ही देर हुई थी कि मुझे शंकर भगवान ने एक और भविष्यवाणी भी कर दी, जिसके मुताबिक एक जादुई बीन वादक भांसु विशालगढ़ उत्पात मचाने कभी भी यहाँ आ सकता है। क्या बाकेलाल, विशालगढ़ को इतनी सारी परेशानियों में छोड़कर हम बातनगर कैसे जा सकते हैं? हम नहीं जा सकते महाराज, किंतु आप तो जा ही सकते हैं। बाकेलाल ठीक कह रहा है महाराज। एक साथ इतने सारे संकटों से मिलजुल कर ही निपटा जा सकता है। मेरे विचार में आपको बातनगर जाना चाहिए और राजा बातोड़ को वाक युद्ध में परास्त करना चाहिए। अगर उसने आपके साथ कोई गुस्ताखी की तो फिर हम आकर उसे मजा चखा देंगे। अगर उसे वरदान प्राप्त है तो हमारे बाकेलाल पर भी शंकर भगवान की मेहरबानी है। रही बाकेलाल की बात, तो वो यहीं पर रहेगा और विशालगढ़ की ओर बढ़ने वाले किसी भी संकट में हमारी सहायता करेगा। तो फिर ठीक है, मगर राज सिंहासन को भी तो एक दिन के लिए भी खाली नहीं छोड़ा जा सकता। इसलिए मैं कुछ दिनों तक बाकेलाल को एक राजा के समस्त अधिकार देता हूँ, ताकि बाकेलाल के फैसले को राजा का ही फैसला माना जाए और उस पर पूरा पूरा अमल किया जाए। वो मारा। स्वयं राजा विक्रम सिंह ने ही बाकेलाल का राज्य अभिषेक किया। बोलो महाराज बाकेलाल की जय। जब तक सूरज चांद रहेगा राजा बाकेलाल का नाम रहेगा। सेनापति के बच्चे, नारा मंत्री, ऐसा नारा क्यों लगवा रहे हो? बाकेलाल केवल 2-4 दिन के लिए ही तो राजा बना है। सेनापति के बच्चे, तेरे मुंह में कीड़े पड़े। कितनी मुश्किलों से तो ये दिन देखना नसीब हुआ है। अब तुम्हारा राजा विक्रम सिंह वापस नहीं लौटने का। उसे नारे लगाने दे कमबख्त। किंतु तुरंत ही राजा विक्रम सिंह ने अपने कुछ सैनिकों के साथ बातनगर की ओर प्रस्थान किया। जब तक सूरज चांद रहेगा मोटा मुच्छर मनुष्य विक्रम सिंह राजा बतौर सिंह की कैद में आराम से रहेगा। राजा विक्रम सिंह के जाते ही सेनापति, तुरंत राज दरबार की कार्यवाही आरंभ करवाओ। किंतु बाकेलाल, ये समय राज दरबार की कार्यवाही का नहीं है। सेनापति, पहली बात तो यह है कि अब मैं राजा हूँ, मुझे बाकेलाल नहीं महाराज कहो। कहीं मैं फिर से बाकेलाल वाली हरकत करने लगूं, मतलब राजा के खिलाफ षड्यंत्र बनाने की। महाराज बाकेलाल ठीक कहते हैं सेनापति। जो आज्ञा महारानी जी। तुमने फिर भूल कर दी सेनापति। जब तक बाकेलाल राजा है तब तक कोई भी रानी जी को महारानी नहीं कहेगा, क्योंकि महारानी तो ये विक्रम सिंह जी की हैं। और दूसरी बात ये सेनापति के बच्चे कि मैं नया नया राजा बना हूँ, मेरी वर्षों की इच्छा पूर्ण हुई है। अरे कमबख्त, मुझे कुछ देर तक तो ये राज सिंहासन पर बैठने का आनंद प्राप्त करने दे और तू भी इसी क्षण का आनंद ले। उसी क्षण वहां कमबख्त देवता भी प्रकट हो गए। बाकेलाल, तुमने मुझे याद किया? नहीं तो आप तो पहले भी जबरदस्ती आ गए थे, मगर अभी अभी तो तुमने कहा था कि अरे कमबख्त, मुझे कुछ देर तो राज सिंहासन पर बैठने का आनंद लेने दे और तू भी इसी क्षण का आनंद ले। मैं अपने भक्तों की पुकार अनसुनी नहीं कर सकता था, इसलिए तुरंत ही चला आया। तो फिर लगे हाथों तुरंत ही वापस भी चले जाएं। अब आ ही गया हूं तो जाते जाते मैं तुम्हें यह भी बता दूं बाकेलाल कि मैंने ही विक्रम सिंह को तुम्हारे राजा बनाने की बात सोचने पर विवश किया था। धन्यवाद। आप कृपा कर प्रस्थान करें। महाराज, आप किससे बातें कर रहे थे?
उससे जिसने मुझे विशालगढ़ पर मंडराने वाले संकटों के प्रति भविष्यवाणी की थी, यानी भगवान शंकर से। जय हो, जय हो। अब दरबार की कार्यवाही आरंभ की जाए, किंतु दरबार की कार्यवाही तो तब प्रारंभ की जाती है जब कोई फरियादी यहाँ पर मौजूद हो या किसी को न्याय दिलाना हो। दरबार की कार्यवाही आरंभ करने के लिए फरियादी का होना कोई आवश्यक नहीं। पहले हम महल की समस्याओं पर ही चर्चा करेंगे। सफाई मंत्री, तुम्हारी कोई समस्या है तो बताओ। जी हाँ महाराज, झाड़ुएं कब से खत्म हो गई हैं। पोछा लगाने के लिए कपड़े भी कई दिनों से नहीं खरीदे गए हैं। वाह वाह, आहा। राज सिंहासन पर बैठकर कितने महान आनंद की अनुभूति हो रही है। मन करता है बैठा ही रहूं, बैठा ही रहूं, बैठा ही रहूं। सेनापति ने बाकेलाल की अनुभूति में खलल डाला। महाराज, कृपया उन संकटों के विषय में सोचिए जिनके कारण आपको महाराज बनाकर यहाँ राज सिंहासन पर बैठाया गया है। घर, इस कमबख्त का भरोसा नहीं करना चाहिए। शायद इसे मेरा राजा बनना अच्छा नहीं लगा। ऐसा मत कहो बाकेलाल, मैं कमबख्त अवश्य हूँ, किंतु तुम्हारा राजा बनने की सबसे अधिक प्रसन्नता मुझे ही हुई है। बाकेलाल, तुमने फिर मुझे याद किया तो मैं फिर चला आया। मैंने सोचा मैं भी तुम्हें तुम्हारा वादा याद करा दूं। कौन सा वादा? वादा तेरा वादा, वादा तेरा वादा, वादे पे तेरे मारा गया देवता ये सीधा साधा। वादा तेरा वादा, वादा तेरा वादा। क्यों बाकेलाल, मेरी मूर्ति देखकर कुछ स्मरण हुआ? ओह, मंदिर बनाकर उसमें तुम्हारी मूर्ति स्थापित करने का वादा मुझे याद है। मंदिर बनवा दूंगा, थोड़ी हवा तो आने दीजिए। बाकेलाल, तुम किससे बातें कर रहे हो? क्या फिर से भगवान? हाँ हाँ, मैंने उनसे उनका एक भव्य मंदिर बनाने का वादा किया था। हम मंदिर वही बनाएंगे बाकेलाल जहां तुम कहोगे। बाकेलाल, इस बार मैं अपने आप ही आ गया। मैं मूर्ति यहाँ छोड़ना तो भूल ही गया था। ओह, मूर्ति मुझे दे दो। सोच देवता के अंतर्धान होते ही, बाकेलाल, ये मूर्ति भगवान शंकर की तो नहीं लगती। शायद ये पूर्ण रूप से गढ़ी नहीं गई है। हाँ हाँ हाँ। धार्मिक निर्माण मंत्री, ये मूर्ति महाराज के हाथों से ले लो और तुरंत एक भव्य मंदिर का निर्माण आरंभ कर दो। इस सेनापति की नीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। कहीं ये मेरे खिलाफ कोई षड्यंत्र ना रच कहीं वो मेरे खिलाफ कोई षड्यंत्र ना रच रहा हो। बाकेलाल दोस्त, मैं तेरी चाल समझ गया हूँ। तूने महाराज को राजा बतौर के पास मरने के लिए भेज दिया और खुद यहाँ राजा बन बैठा। खच, अब तू मेरे हाथों से नहीं बचेगा। या खचाक आ। बाकेलाल जी, क्या हुआ? अब चीख क्यों पड़े जैसे किसी ने आपको तलवार मार दी हो? वो हाँ हाँ, वो मेरी चीख नहीं थी सेनापति, शत्रु की चीख थी। शत्रु की चीख? और तुम्हारे मुंह से बाकेलाल? जी हाँ रानी जी, मेरा मतलब स्वर्णलता जी। वास्तव में मैं देख रहा था कि जब सेनापति गांजू दैत्य को जाकर ललकारेगा और उसके पेट में तलवार घोपेगा तो इसके मुंह से कैसी चीख निकलेगी। सेनापति, तुम समझ गए ना कि मैं क्या कहना चाहता हूँ? गांजू, मैं समझ गया महाराज। आप चाहते हैं कि मैं गांजू दैत्य का वध करूं, किंतु महाराज सर्वप्रथम मेरा उत्तर के राजा पुत्र को रोकना आवश्यक है, क्योंकि गांजू दैत्य तो अभी विशालगढ़ में आया ही नहीं है। गांजू मुस्लिम आजम से इसकी खोपड़ी अवश्य ही तोड़ देगा। सेनापति ठीक कहता है बाकेलाल, मेरी भी यही राय है। फिर गांजू दैत्य से निपटने के लिए तुम भी तो हो। महामंत्री भी सेनापति की हाँ में हाँ मिला रहा है। कहीं महामंत्री भी तो सेनापति के साथ नहीं मिल गया? एक राजा के 1000 शत्रु होते हैं बाकेलाल, तुझे फूक फूक कर कदम रखने होंगे। एक दैत्य से लड़ने से अच्छा है कि मैं उत्तर के राजा पुत्र का मुकाबला करूं। सेनापति अपनी सेना लेकर उत्तर के राजा पुत्र से लोहा लेने निकल पड़ा। सेनापति, जीवित वापस मत लौटना। मेरा मतलब शत्रु को जीवित छोड़कर मत लौटना। चलो, ये भी अच्छा है कि शत्रु रेगिस्तान की ओर है, जहां पशुओं की भागम भाग में खूब धूल उड़ेगी, जिनका लाभ उठाकर मैं सैनिकों के पीछे पीछे ही रहूंगा। सेनापति अपनी सेना लेकर गया ही था कि अरे, दैत्य 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 नहीं, गांजू कहो।
डरो नहीं, मैं केवल अपना बाल लेने आया हूँ जो कि तुम लोगों की रानी की चुटिया में गुथा हुआ है। तुम लोग तो बस मेरी भूख का इंतजाम कर दो। इस कहानी को यही खत्म करते हैं। इसके आगे कहानी पढ़ेंगे इसके पार्ट 3 में। तो मिलते हैं इसके तीसरे पार्ट में। तब तक के लिए बाय। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना। और जहां इस वीडियो की जरूरत हो वहां इसको शेयर जरूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।